अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। लाखों तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, तकरीबन बहुत अक्सर के हमें जो है वो स्ट्रक्चर पता है। इसी तरह से आपको पता है प्रोटीन अमाइनो एसिड्स की चेन है। अमाइनो एसिड एक खास तरतीब से मिलते हैं और प्रोटीन बनती है। लेकिन ये चेन जो है अमाइनो एसिड की तरतीब जो है, सीक्वेंस जो है, वो ऐसे तो नहीं पता चलेगी, कोई टेक्निक यूज होगी। मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर फाइंड करने के लिए अमाइनो एसिड्स के अंदर अमाइनो एसिड्स की जो सीक्वेंस होती है, जो प्रोटीन बनाती है, वो फाइंड करने के लिए मेडिसिनल केमिस्ट्री, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिसिन हैं, उनका स्ट्रक्चर डिटरमिन करने के लिए टेक्निक्स हैं। लेकिन स्टूडेंट्स याद रखिए, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक जो है वो जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है दैट इज मास स्पेक्ट्रोमेट्री। स्टूडेंट्स, मास स्पेक्ट्रोमेट्री वैसे तो हम इसको इंडस्ट्री में, बायोटेक्नोलॉजी में, बायोकेमिस्ट्री में यूज करते हैं, लेकिन इंटरमीडिएट लेवल पे हम इसका जस्ट ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। हम कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स की तरफ भी नहीं जाएंगे। हम देखेंगे कि यहाँ पर ये टेक्निक आइसोटोप्स के रिलेटेड भी यूज होगी। अब आप मास स्पेक्ट्रोमेट्री से क्या कर सकते हैं? अगर मैं मास स्पेक्ट्रोमेट्री को डिफाइन करूं अकॉर्डिंग टू आइसोटॉपिकली, तो मैं क्या कहूंगा? स्टूडेंट्स, मास स्पेक्ट्रोमेट्री इज अ टेक्निक दैट सेपरेट आइसोटॉप्स, दैट फाइंड देयर एग्जैक्ट एटॉमिक masses एंड आल्सो फाइंड देयर रिलेटिव अबंडेंस। मैं एग्जांपल देता हूं आपको। आपके पास है नियॉन सैंपल। क्या ये नियॉन सैंपल के अंदर एक ही तरह के नियॉन एटम्स होंगे? नहीं जी, 3 तरह के होंगे जी। एक को आप नियॉन 20, एक को 21, एक को 22 कहोगे। एटॉमिक मैसेज डिफरेंट हैं, आप इनको आइसोटॉप्स कहते हैं। एटॉमिक नंबर सबके सेम है, लेकिन हमें तो नहीं पता था कि आइसोटॉप, ये नियॉन का जो सैंपल होता है उसमें 3 तरह के आइसोटॉप्स हैं। ये टेक्निक यूज की गई। इस टेक्निक से हमें उनके एटॉमिक मैसेज भी पता चले, हमने उनके आइसोटॉप्स को सेपरेट भी किया, और स्टूडेंट्स हमें ये भी पता चला कि उस सैंपल के अंदर ये कितने परसेंट है, ये कितने परसेंट है, ये कितने परसेंट है। हमें पता चला ये ऑलमोस्ट 90.92% है, ये 0.257% है, ये 8.82% है। इसे कहते हैं रिलेटिव अबंडेंस। तो जी मास स्पेक्ट्रोमेट्री में हमने आइसोटॉप्स को सेपरेट किया, उनके एग्जैक्ट एटॉमिक मास फाइंड किए और उनके रिलेटिव अबंडेंस फाइंड किए। स्टूडेंट्स, मास स्पेक्ट्रोमेट्री में जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है उसे कहते हैं मास स्पेक्ट्रोमीटर। तो आप कह सकते हैं मास स्पेक्ट्रोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट which separates isotopes, find their exact atomic masses and find their relative abundance on the basis of m over e value। ये मैं एक डिफरेंट वर्ड यूज कर रहा हूं, on the basis of m over e value। अब ये क्या है? m for mass and e for charge। इस टेक्निक के दौरान जब हम आइसोटॉप्स को सेपरेट करेंगे तो उन पे पहले चार्ज लेके आएंगे। सपोज हम ये नियॉन के सैंपल को ही सेपरेट कर रहे हैं, तो नियॉन के सैंपल्स पे, नियॉन के आइसोटॉप्स पे चार्ज आएगा और वो चार्ज होगा +1। ये E, ये +1 चार्ज है जो सबके ऊपर आया है, और सबके मैसेज डिफरेंट है। एक का 20, 21, 22। इसका मतलब है नियॉन के तीनों आइसोटॉप्स की m over e वैल्यू डिफरेंट है, और बेटा इस m over e वैल्यू के डिफरेंट होने की वजह से ही हम इसकी सेपरेशन कर सकेंगे, हम इनके एटॉमिक मास फाइंड कर सकेंगे और अबंडेंस फाइंड होगी। राइट? अब मैं आपको बताता हूं इस टेक्निक का बेसिक प्रिंसिपल क्या है। स्टूडेंट्स, इस टेक्निक में हम एलिमेंट लेंगे
उस एलिमेंट को पहले वेपोराइज करेंगे, वेपोराइज करने के बाद आयोनाइज करेंगे, आयोनाइज करने के बाद इट इज पास्ड थ्रू द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड देन पास्ड थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड आइसोटॉप्स को एक्चुअली सेपरेट करेगी। सेपरेशन के बाद वो करंट पैदा करेंगे आइसोटॉप्स अपनी अबंडेंस के हिसाब से, और उससे हमें उसकी अबंडेंस भी मिल जाएगी। तो जी मैंने क्या बोला, मैंने कहा हम एलिमेंट लेंगे, क्या किया जाएगा, उसको वेपोराइज किया जाएगा, देन क्या किया जाएगा, उनको आयोनाइज किया जाएगा, देन एक्सेलरेट किया जाएगा बाय पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रिक फील्ड। Then they will be passed through the magnetic field, and magnetic field will separate out these isotopes. सेपरेशन के बाद इनकी रिलेटिव अबंडेंस फाइंड होगी। बेटा ये जो रिजल्ट है हमें मैस स्पेक्ट्रोमेट्री में आइसोटॉप्स का, ये रिजल्ट हमें स्पेक्ट्रम की फॉर्म में मिलेगा और उस स्पेक्ट्रम को कहा जाएगा मैस स्पेक्ट्रम। अब मैं इसके प्रोसीजर को एक्सप्लेन करता हूं। ये सामने डायग्राम नजर आ रही है, इस डायग्राम पे हम ज्यादा फोकस करेंगे। ये एक स्पेक्ट्रोमीटर है, सिंपल स्पेक्ट्रोमीटर, उसका स्केच मैंने ड्रा किया आपके सामने। जो प्रिंसिपल है प्रोसीजर में वही रिपीट होगा। हम क्या करेंगे, हम एलिमेंट लेंगे, एलिमेंट का जो सैंपल है वो यहां से इंसर्ट किया जाएगा, यहां से सैंपल इंसर्ट कर दिया। ये जो पोर्शन नजर आ रहा है इस पोर्शन को कहते हैं वेपोराइजेशन चैम्बर। अगर आपके पास कोई सॉलिड एलिमेंट है, जैसे टिन है, जैसे कैडमियम है, या आपके पास कोई लिक्विड एलिमेंट है जैसे कि ब्रोमीन है, तो यहां पर उसके वेपर्स बनेंगे। इट इज कॉल्ड वेपोराइजेशन चैम्बर। इस वेपोराइजेशन चैम्बर में बहुत ज्यादा सैंपल नहीं इंसर्ट किया जाता, सैंपल थोड़ा होता है, यानी आप कहते हो कि उसका जो प्रेशर होता है जस्ट 10⁻⁻⁶ to 10⁻⁻⁷ टॉर, थोड़े से प्रेशर पे, यानी थोड़े से आइसोटॉप्स होंगे, यहां पर थोड़ा सा एलिमेंट होगा, ये आगे ट्रांसफर हो जाएगा। आगे ये जो पोर्शन नजर आ रहा है आपको, ये फिलामेंट है, फिलामेंट। ये क्या पैदा करेगा, यहां से जब इसको हीट अप किया जाएगा, हीट अप करने से ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करेगा इस फिलामेंट से। ये आपको जो नजर आ रही है रेड से एरोज नजर आ रहे हैं, ये एक्चुअली इलेक्ट्रॉन बीम है। ये इलेक्ट्रॉन बीम नीचे आ रही है और सैंपल इधर को जा रहा है। क्या होगा, वेरी फास्ट, वेरी एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन बीम विल एक्सपेल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आइसोटॉप्स। ये बीम जो है, ये वाली, ये आइसोटॉप्स यानी सैंपल के एटम से इलेक्ट्रॉन निकाल देगी और ये पॉजिटिवली चार्ज आयंस बन जाएंगे। इलेक्ट्रॉन जो हैं वो यहाँ पर पॉजिटिव एनोड की तरफ, पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे और न्यूट्रल मॉलिक्यूल जो हैं वो भी यहीं पे रहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है नेगेटिव ग्रिड, इसे नेगेटिव ग्रिड बोल देते हैं। इसको नेगेटिव चार्ज दिया जाता है। ऐसा क्यों? इसलिए कि ये जो पॉजिटिव आयंस बन चुके हैं, इन पॉजिटिव आयंस को पुल करना है। इनको पुल करने के लिए ये जो नेगेटिव ग्रिड है उसको नेगेटिव चार्ज दिया गया है, ये आगे पास कर जाएंगे।
ठीक है जी। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। These are also negatively charged plates. These negatively charged plates will attract the positively charged ions. ये नेगेटिव प्लेट्स पीछे से जो पॉजिटिव आयंस बने थे जिनको खींचा था नेगेटिव ग्रेड ने, उनको अट्रैक्ट करेगी। वो आयंस इसमें से पास कर जाएंगे। पॉजिटिव आयंस को इन्होंने खींच लिया। आपके जहन में क्वेश्चन आ सकता है कि सर पॉजिटिव आयन इनके साथ जुड़ तो नहीं जाएंगे? नहीं, मोमेंटम है उनका, खींचे आ रहे हैं। जब खींचे आ रहे हैं मोमेंटम की वजह से वो पास कर जाएंगे बीच में से। अब ये स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं, इनको स्ट्रेट लाइन में ही जाना चाहिए। लेकिन हमने आगे जो है इलेक्ट्रोमीटर के अंदर ये आपको नजर आ रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। ये मैग्नेट्स लगे हुए हैं। सपोज करते हैं ये नॉर्थ और ये साउथ पोल मैग्नेट का। अच्छा याद रखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है ना, अगर तो मैग्नेटिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर है। समझ आ रही बात की? इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, या अगर हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है। अब क्या होगा, जब ये पॉजिटिव आयंस पास करते हुए पहुंचेंगे मैग्नेट की तरफ, तो मैग्नेट इनको डिफ्लेक्ट करेगा, इनको सर्कुलर पाथ में मूव करवा देगा। ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट्स? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज की डिफ्लेक्ट होने की एक प्रॉपर्टी है। मैग्नेट जो होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड पैदा करते हैं। सपोज ये मेरे नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, यहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैदा हो रही है। नॉर्थ से साउथ की तरफ आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस मूव करती हैं, और ये पॉजिटिव आयंस पास कर रहे हैं। जैसे ही यहां से यहां पहुंचेंगे डिफ्लेक्ट कर जाएंगे। क्यों? पॉजिटिव आयंस के सराउंड में खुद से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही होती है। आपको पता है ना, चार्जेस जब मूव कर रहे होते हैं उनके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। और ये वाला जो है, ये नॉर्थ और साउथ, ये खुद एक मैग्नेटिक फील्ड है। ये मैग्नेटिक फील्ड, ये वाली, इसकी छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करेगी, जिसकी वजह से वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब क्या सारे के सारे एक ही दफा डिफ्लेक्ट होंगे? नहीं, सब की m/e वैल्यू डिफरेंट है। याद आ गया? मैंने आपसे कहा था कि सब का मैस डिफरेंट है, इसका मतलब है सब की m/e वैल्यू भी डिफरेंट है। चूंकि सब की m/e वैल्यू डिफरेंट है, इस वजह से सब का यहां से डिफ्लेक्शन रेट भी डिफरेंट होगा। स्टूडेंट्स, जिसका मैस कम है वो जल्दी डिफ्लेक्ट कर जाएगा, जिसका मैस ज्यादा है वो उसके बाद डिफ्लेक्ट करेगा, जिसका मैस सबसे ज्यादा है वो सबसे एंड पे डिफ्लेक्ट करेगा। इसका मतलब है अगर आप नियॉन सैंपल्स ले रहे हैं, नियॉन सैंपल्स के अंदर 3 तरह के आइसोटोप्स हैं, हर एक की अपनी मैग्नेटिक फील्ड m/e वैल्यू है। लो जी, एक सर्कल बनेगा, वो सर्कल मैं बनाता हूं ये आपके सामने। हम कहते हैं ये एक, ये जो पहले डिफ्लेक्ट किया है वो है नियॉन 20, जो बाद में डिफ्लेक्ट किया है 21, और जो एंड पे 22। देखे ना, मैच थोड़ा है, जल्दी से डिफ्लेक्शन हो जाएगी, मैच ज्यादा है, देर बाद डिफ्लेक्शन होगी। अंडरस्टैंड?
अब ये जो आइसोटॉप्स हैं ये फॉल करते हैं इस इंस्ट्रूमेंट पर। स्टूडेंट्स, ये जो इंस्ट्रूमेंट मैंने आपके सामने बनाया है, इस इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं इलेक्ट्रोमीटर। इसे आयन कलेक्टर भी कहते हैं। जैसे ही आइसोटॉप्स इस पे फॉल करेंगे, टक टक टक, these isotope will produce electric current here. इलेक्ट्रोमीटर जैसे ही आइसोटॉप्स उसके ऊपर फॉल करते हैं उससे करंट जनरेट करता है। आल्दो करंट बहुत थोड़ा होता है, फिर उसको करंट को एम्पलीफायर के थ्रू एम्पलीफाई कर दिया जाता है, फिर इनको रिकॉर्ड किया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ मास स्पेक्ट्रम। अच्छा, यहाँ पे आपको मैंने ये बताना है कि हर आइसोटॉप अपनी अबंडेंस के लिहाज से करंट प्रोड्यूस करे। स्टूडेंट, जिसके आइसोटॉप्स के मेंबर्स ज़्यादा होंगे वो ज़्यादा करंट प्रोड्यूस करेंगे, जिस आइसोटॉप के मेंबर जो हैं वो कम होंगे वो कम करंट प्रोड्यूस कर सकेंगे। और जो दरमियान में है, सपोज मैं आपको अभी बताता हूँ कि आप ज़रा देखिए, यहाँ पर नियोन की परसेंटेज मैंने आपको पहले बताई थी 90.92% है, इसकी परसेंटेज इतनी है, इसकी परसेंटेज इतनी है। अगर आप तीनों को ऐड करेंगे तो ये 100 बनता है। इसका मतलब है कि टोटल करंट प्रोड्यूस हुआ इलेक्ट्रोमीटर पे, उसका 90.92% इसने पैदा किया था, 90.92%, और इसने थोड़ा सा करंट पैदा किया इतने परसेंट, और इसने पैदा किया इतना करंट। ऐसा क्यों हुआ? इसके मेंबर्स की तादाद ज्यादा थी, इसके मेंबर्स की तादाद बहुत थोड़ी सी थी, इसके मेंबर्स की तादाद इससे काफ़ी ज़्यादा थी और इससे काफ़ी कम है। इसका मतलब है जितने आइसोटॉप्स के मेंबर ज़्यादा हैं, नियोन 20 वाले सैंपल के अंदर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। कितने? 90.92%। ये बहुत थोड़े और ये 8.82% टोटल का। समझ आएगी बात की? देखिए हमने क्या किया, हमने देखा कि मैस स्पेक्ट्रोमीटर ने आइसोटॉप्स को सेपरेट किया जी बाय पासिंग थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड, एग्जैक्ट एटॉमिक मैसेज फाइंड किए, वो भी मैं बताता हूं कैसे, और रिलेटिव अबंडेंस, वही रिलेटिव अबंडेंस करंट से पैदा हुई, करंट से मालूम हुई। एग्जैक्ट एटॉमिक मैसेज कैसे पता चलेंगे, हमें कैसे पता चलेगा ये 20 है, 21 है, 22 है? स्टूडेंट्स, यही जो है प्रोसेस, इट विल बी परफॉर्म बाय कार्बन। बाय कार्बन एटम। फिर बाद में क्या किया जाएगा, कार्बन एटम से जो करंट प्रोड्यूस होगा, उससे जो स्पेक्ट्रम बनेगा उसको इससे कंपेयर किया जाएगा, जिसे आप रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं। जो एक्चुअली इनका मास है वो हमें कार्बन 12 से एक्सपेरिमेंट जो किया गया है उससे कंपेयर करके मिलेगा। अंडरस्टैंड? लास्ट में मैं आपको इस पे एप्लीकेशन होने वाली, एप्लीकेबल होने वाली इक्वेशन के बारे में बताता हूँ। इक्वेशन ये है, m/e वैल्यू इज इक्वल टू h² r² ओवर 2e। यहां पे आप देखिए ये h जो है इट इज मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, e मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने अप्लाई की थी वो 500 से 2000 वोल्ट तक की रेंज में अप्लाई की जाती है। m/e पहले बता चुका हूं, 2 कांस्टेंट है, r क्या है? यस स्टूडेंट्स, ये जो डिफ्लेक्शन से सर्कल बना है, अगर मैं इसको कंप्लीट सर्कल में लेके जाऊं तो ये कुछ यूं बनेगा।
ये सर्कल बड़ा होगा, ये सर्कल उससे बड़ा होगा। हर सर्कल का एक रेडियस है, इसका रेडियस सपोज ये है, इसका रेडियस ज्यादा है, इसका रेडियस उससे ज्यादा है। नियॉन 20 का रेडियस थोड़ा है, सर्कल भी छोटा है। नियॉन 21 का रेडियस बड़ा है, सर्कल भी बड़ा है। नियॉन 22 का रेडियस उससे बड़ा है, सर्कल भी बड़ा है। अब ये आर यही रेडियस है, जिसका मैस कम है रेडियस कम है, जिसका मैस ज्यादा है रेडियस ज्यादा होता जाएगा। ये देखिए, मैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस रेडियस। मैस कम रेडियस कम, मैस ज्यादा रेडियस ज्यादा। एक और बात, जहां से हम H और E यानी मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करके इनको अपनी मर्जी से फॉल करवा सकते हैं। कैसे? अगर हम चाहते हैं ये रेडियस और कम हो जाए, सर्कल और छोटा हो जाए और ये करीब आ जाए, क्या करेंगे? इस इलेक्ट्रिक फील्ड को आप कांस्टेंट रखोगे, इतनी ही रख दो जितनी पहले है। H को आप बढ़ाओ। जब आप मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, वो जल्दी डिफ्लेक्ट कर देगी। जब जल्दी डिफ्लेक्ट होंगे तो जल्दी डिफ्लेक्ट होने की वजह से रेडियस कम हो जाएगा। यानी H बढ़ाया, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाई तो R कम हो गया। इसी तरह अगर आप चाहते हो कि थोड़ा सा इनका रेडियस बढ़ जाए, ये देर बाद डिफ्लेक्ट हो, फिर क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? इस H को कम कर देंगे। When you decrease the magnetic field strength, the radius of deflection increase. You understand? लास्ट में मैस स्पेक्ट्रम रिकॉर्डर में आगे जाके बनेगा। उसमें क्या होगा? यहाँ ग्राफ की फॉर्म में हमें पता चलेगा कि लो जी, ये है हमारे पास नियॉन 20, ये है नियॉन 21 और ये है नियॉन 22। ये है रिलेटिव अबंडेंस वाई एक्सिस पे, ऑर्डिनेट पे, और एब्सिसा पे मैस ओवर चार्ज वैल्यू। अब देखिए जरा, ये 90.92%, ये इतनी, और ये इतनी। स्टूडेंट्स, होप कर रहा हूं कि आपको ये समझ आ गया होगा। बेसिक प्रिंसिपल है। आप इस वीडियो को दोबारा देखेंगे, इंशाल्लाह आई होप आपको मुकम्मल तौर पे समझ आ जाएगा। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।